अहद करके भूल जाने की अदा भी क्या लिखूं, आस के अंधे कलम से कुछ गिला भी क्या लिखूं। जितनी भूलने की कोशिश करते हैं अतीत उतना ही दुख देता है। आज बात करेंगे कि राजस्थान में फर्जी तरीके से एमबीबीएस बनाने के गोरख धंधे में कौन कौन शामिल था, कितना बड़ा घोटाला था, अपने पराये के खेल में कैसे जनता को मारा जा रहा था। बात यह भी करेंगे आरजीएचएस को लेकर इतना बड़ा हंगामा क्यों मचा हुआ है, सरकारी कर्मचारी क्यों भटक रहे हैं, और बात इस पर भी करेंगे कि हनुमान बेनीवाल की पावर पार्टी में बीजेपी वाले ज्यादा क्यों दिख रहे थे। सचिन पायलट किस तरह से केरल में पसीना बहा रहे हैं और यूथ कांग्रेस के चुनाव में कांग्रेस कैसे आपस में लहूलुहान हुए जा रही है। मगर शुरुआत कर लेते हैं। ये देख रहे हैं 2024 में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी तो राजेश शर्मा को राजस्थान मेडिकल काउंसिल का रजिस्ट्रार बनाया गया। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा कांग्रेस सरकार में, अशोक गहलोत सरकार में चल रहा था। यानी व्यक्ति बदले, मनीष शर्मा की जगह राजेश शर्मा आ गए, शर्मा जी थे, मनीष की जगह राजेश आ गए, काम बदस्तूर जारी था। इस बीच डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जो कुछ राजस्थान मेडिकल काउंसिल में चल रहा था उसकी भनक लगी, और भनक लगने के बाद केओजी की टीम ने, किरोड़ी ऑपरेशन ग्रुप ने जो कार्रवाई की वो देश भर में होश फाख्ता करने वाले थे। इन नामों को देख रहे हैं। सबसे पहले ये राजेश शर्मा हैं और उसके बाद ये डॉक्टर हैं, दलाल हैं, जिन्होंने बिना पढ़े ही फर्जी तरीके से एमबीबीएस की डिग्री बना ली और राजस्थान मेडिकल काउंसिल ने उन्हें मरीज देखने का लाइसेंस दे दिया। बताइए क्या जरूरत थी एमबीबीएस करने की। 10वीं पास कर लिए और डॉक्टर बन गए, इलाज कर रहे हैं, न जाने कितनों को मार रहे होंगे। ये सारे के सारे वही हैं। मगर क्या ये 2024 में शुरू हुआ? जी नहीं। ये स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का कहना है कि अब तक 90 ऐसे फर्जी डॉक्टरों की पहचान हुई है और ये गोरख धंधा 2022 से जारी था। जो राजस्थान मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार कांग्रेस सरकार में थे तब भी ये गोरख धंधा जारी था। मगर उस समय के ना हेल्थ मिनिस्टर को पता था, न इस समय के हेल्थ मिनिस्टर को पता था। और पता होगा भी तो जैसे लोगों को बैठाया जाता है वैसे ही उनसे काम कराया जाता है। यानी सिस्टम अपने आप में सड़ा हुआ है। किरोड़ीलाल मीणा को जब इस गोरख धंधे के बारे में पता लगा तो सबसे पहले उन्होंने इसकी पूरी छानबीन की, और वहीं के एक कर्मचारी था जिसको देखा नहीं गया कि जो कुछ चल रहा था, उसने किरोड़ीलाल मीणा को सारे दस्तावेज दिए। किरोड़ीलाल मीणा ने अखबार वालों को दिया, हमें दिया, और हमने फिर जब इसे दिखाया तो राजेश शर्मा को सस्पेंड किया गया। 6 महीने बाद बहाल भी कर दिया गया। मगर जो घोटाला था इतना बड़ा था कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तब मैं इनका इंटरव्यू लेने गया था और उस समय जब इन्होंने ये कहा था कि हाँ ये फर्जी डॉक्टर जो हम बना रहे हैं ये बड़ी संख्या में मरीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वेबसाइट पे ले रहा हूँ, ग्रीवेंस पोर्टल भी मैंने डाला, एआई भी इंटेलिजेंस वो भी ले रहा हूँ, वो परमिशन हमें मिल गई इस चीज के लिए। कितने डॉक्टर होंगे जो फर्जी होंगे आपके हिसाब से? 10 तो कह रहे आप निकाल दिए, एक और निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 13-14 निकाल चुका हूँ इस चीज के लिए। जैसा कि अभी ज्ञात में 98 है तो हम पूरे रिपोर्ट की करवाएंगे, जितने भी निकलेंगे सबको हम सजा भी दिलवाएंगे और सबका रेस्टिनेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस तो कर रहे होंगे। बिल्कुल डेफिनेटली सर, बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो किसी का बिल्कुल बिल्कुल सर, सत्यता है, कोई गलत नहीं इस चीज के लिए, डेफिनेटली गलत है। बताइए, ये शख्स कह रहा है कि ये बिल्कुल कहीं न कहीं किसी की जान ले रहे होंगे
और फर्जी डॉक्टर कहीं ना कहीं मरीज देख रहे होंगे, और हम इसकी जांच इसलिए नहीं कर पाए कि अप्लाई करने के बाद ये कहते हैं कि जल्दी हमें डिग्री दे दो, यानी लाइसेंस दे दो मरीज देखने का, बाद में हम जांच करा लेंगे। बताइए, देश का यह अनोखा मामला था, मगर ये केवल 2024 में शुरू नहीं हुआ है। 2022 से राजस्थान मेडिकल काउंसिल में यही चल रहा था, जिसकी जांच होगी तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। किरोड़ीलाल मीणा जो इन दिनों मूछ रखे हुए हैं, इनकी मूछ में तस्वीर में पहली बार देख रहा हूं, और ये हालांकि मूछ भी सफेद हो गई है, उम्र भी है, हमारे बाल कई सफेद हो गए, देख रहे हैं मूछ में कैसे दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि आउटलुक अपना चेंज करने वाले हैं, और आउटलुक चेंज किए हुए हैं तो फिर हो सकता है कि प्लानिंग भी कुछ और हो, पता नहीं। मगर किरोड़ीलाल मीणा को साधुवाद देना चाहिए इस राजस्थान की जनता को कि उनकी वजह से पीएचडी में इतना बड़ा घोटाला पकड़ा गया, मंत्री जेल गए, अब रजिस्ट्रार जेल जा रहा है। इतने बड़े घोटाले जो हुए थे किरोड़ीलाल मीणा की वजह से सब बाहर हुए हैं, चाहे रीट की परीक्षा हो या फिर दूसरे पेपर लीक हो या फिर पीएचडी या मेडिकल का घोटाला हो। मैं जब कहता हूं कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को सरकार में रहना क्यों जरूरी है, तो इसीलिए कहते हैं हम कि चाहे खाद का घोटाला हो, बीज का घोटाला हो, बीमा का घोटाला हो, मेडिकल का घोटाला हो, इस शख्स ने जिंदगी का जो ध्येय बना रखा है वो जनता के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप इस नजरिए से देखिए कि जितने घोटाले पिछले 5 साल में किरोड़ीलाल मीणा ने पकड़े हैं, ये आपके और हमारे जान पर खेलने वाले थे, हमारे जान लेने वाले घोटाले थे। ये इस तरह की तस्वीरें खूब आती है इनकी, जहां पर समारोह में जाते हैं, सगाई समारोह में, शादी समारोह में, या फिर कहीं भी किसी की नौकरी लग जाए, वहां जाके डांस करते हैं। महिलाओं के बीच भी वैसे खासे लोकप्रिय हैं, जहां पर इनकी तस्वीरें आती रहती है। मगर आज किरोड़ीलाल मीणा को याद करना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी वजह से राजस्थान में मेडिकल का इतना बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। भजनलाल शर्मा जोधपुर में नजर आए विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में, और गजेंद्र सिंह शेखावत भी इनके साथ हैं, व्रत किए हुए हैं। और भजनलाल शर्मा थोड़े से उखड़े उखड़े भी दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्नचित मुद्रा में पीछे दिखाई दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। अब नवरात्रा के बाद कहा जा रहा है कि नवरात्र खत्म होने के बाद भजनलाल शर्मा भी बदलाव के मूड में हैं और कुछ नई तैयारियां दिखेगी। पर जिस तरह से वो दिल्ली गए और दिल्ली से लौट कर आए हैं, अटकलों का बाजार अब भी गर्म है, वो बेहतरी के लिए है, इनके लिए है, राज्य के बेहतरी के लिए है। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। आज भजनलाल शर्मा भी जोधपुर से लौटकर सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं, क्योंकि देश में बड़ा संकट है। भले ही खाए पिए लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, मगर रेलवे स्टेशन चले जाइए, बस स्टैंड चले जाइए, जिस तरह से गरीब मजदूर गांव की तरफ भाग रहे हैं, कोरोना के दिन याद आ रहे हैं, और ये गंभीर मसला है। इधर राज्यों में चुनाव है जहां पर राजस्थान के नेता सक्रिय हैं, ढेर सारे राजस्थान के नेता सक्रिय हैं। उनमें से सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं सक्रिय सचिन पायलट, जो रात को 2 बजे केरल में ट्रेन से यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी की सभा का दृश्य है, जहां पर केसी वेणुगोपाल और खड़गे साहब के साथ सचिन पायलट मौजूद हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी पर निजी हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी के पास इतनी समझ भी नहीं है जितनी साधारण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास है। राहुल गांधी इतना मौका मिलने के बाद भी कुछ कर नहीं पाए, यह आश्चर्य की बात है। राहुल गांधी और कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। इसे लेकर
सचिन पायलट राहुल गांधी के बचाव में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उतरे थे। उन्होंने कहा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, दरअसल चुनाव लड़ ही रही है बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए, और राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से कम्युनिस्ट पार्टी घबराई हुई है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, जब ये वहां पर युद्ध चल रहा है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में और कांग्रेस के बीच, और राहुल गांधी के ऊपर इतना बड़ा हमला हो रहा है, तो फिर मैं सोच रहा हूं सीकर से आने वाले सांसद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अमरा राम क्या सोच रहे होंगे। पर सियासत में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, परिस्थितियों के अनुसार बदलाव हो जाता है और नेता इतने अभ्यस्त होते हैं कि उन्हें ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, तुरंत उसमें ढल जाते हैं। ये एक तस्वीर आई थी जहां पर एक छोटी सी बच्ची सचिन पायलट को देने के लिए फूल लेकर पहुंची है। बच्चों के बीच सचिन पायलट राजनीति में जो नेता हैं उनमें बेहद लोकप्रिय हैं और इस तरह से इस तस्वीर को देखा जा सकता है। इधर ये कांग्रेस की तस्वीर है जहां पर 35 नाम सोशल मीडिया में आए हैं जो यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़ रहे हैं या लड़ना चाहते हैं। इन सबको वहां पर दिल्ली बुलाया गया था और परफॉर्मेंस पर एक सूची जारी होगी, इनमें से चयन किया जाएगा कि किन किन को चुनाव लड़ने की इजाजत है और किस तरह से चुनाव लड़ेंगे। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि पता नहीं बड़े नेता इन चुनाव में शामिल हैं या नहीं हैं, मगर जिस तरह से आपस में वाद विवाद चल रहा है ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने वाला ज्यादा है। खेमाबंदी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि यूथ कांग्रेस का चुनाव खत्म हो जाएगा तो खेमाबंदी खत्म हो जाएगी, पर फिर एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में खेमेबंदी में लग जाएंगे, फिर प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के खेमेबंदी में लग जाएंगे। भजन लाल शर्मा की किस्मत वाकई में अच्छी है जहां पर सरकार पता नहीं कुछ करे न करे मगर विपक्ष तो सोई हुई है। वैसे रघु शर्मा आज आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आरजीएचएस के मसले पर, जहां पर निजी अस्पतालों ने ओपीडी सेवा जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर अस्पतालों में भर्ती लेना बंद कर दिया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपया निजी अस्पतालों का बकाया हो गया है सरकार के पास और सरकार के पास बजट नहीं है जो सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए पैसा अस्पतालों को दे। सरकार का कहना है कि हम पहले से 3 गुना ज्यादा बजट कर चुके हैं, इसलिए ये मामला बजट का नहीं है। अशोक गहलोत सरकार ने इस योजना में इतना ज्यादा भ्रष्टाचार किया है कि भ्रष्टाचार की जांच में समय लगने से पेंडेंसी बढ़ गई है। चुनावी साल में 2023 में बिल पास करने के नियम बदल दिए गए और फिर एक एक डॉक्टर एक एक व्यक्ति को 300 च्यवनप्राश के डिब्बे लिखने लगा। आरजीएचएस में जयपुर में बैठा हुआ डॉक्टर 5-5 लाख की दवाइयां लिखने लगा सिरोही में बैठे हुए कैंसर की मरीज की, जबकि उसको कैंसर था ही नहीं। यानी इतना ज्यादा गोरख धंधा हुआ है हमारे और आपके पैसे का इस योजना के नाम पर कि जांच की वजह से सारा पैसा अटका हुआ है। अब एक अस्पताल के एक बिल की जांच होती है तो उस अस्पताल के सारे बिल अटक जाते हैं। मगर भ्रष्टाचार की जांच हो पर योजनाओं में लाभार्थियों को नुकसान नहीं होना चाहिए। सरकार को इस बात के लिए इंश्योर करना होगा। वही अखिल अरोड़ा है जो पहले वित्त में थे, वही अखिल अरोड़ा आजकल मुख्यमंत्री के सचिव हैं। तो फिर ये परिस्थितियां क्यों बनी है पता नहीं, क्योंकि जब घोटाला बड़ा हो गया तो इस योजना को वित्त मंत्रालय से उठाकर स्वास्थ्य मंत्रालय में डाल दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय फाइनेंस को डील करने के लिए बहुत ज्यादा प्रशिक्षित नहीं है और जिस तरह से वो फाइलों की स्क्रूटनी करता है पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। जब वित्त मंत्रालय में घोटाले हो रहे थे और स्वास्थ्य मंत्रालय में
स्क्रूटनी तेज नहीं हो पा रही है तो कोई बीच का रास्ता मुख्यमंत्री को निकालना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस सरकार के अगर भ्रष्टाचार के चक्कर में योजना छोड़ेंगे तो सारी योजना ही छोड़नी पड़ेगी। वहां तो भ्रष्टाचार का ऐसे ही गंगोत्री बह रही थी। वैसे अशोक गहलोत आज एयरपोर्ट पर आए, दिल्ली गए थे। इस बार दिल्ली गए तो किन कारणों से गए पता नहीं, पहले तो दिल्ली जाते थे तो पता चलता था, वैसे वो बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। किसी तरह से सोनिया गांधी से मुलाकात चाह रहे हैं। सोनिया गांधी बीमार है, किसी दूसरे नेता से मुलाकात करना चाह रहे हैं ताकि कांग्रेस में कोई भूमिका उनकी बने। फिलहाल वो भंवर जितेंद्र सिंह के संपर्क में है कि स्टार प्रचारक की भूमिका में उन्हें असम में बुलाए, ताकि एक संदेश दिया जाए यहां पर कि अभी भी पूछ हो रही है। पर कहा गया कि एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, 12:15 पर वहां पर मीडिया से बात करेंगे। मीडिया से बात करते उन्होंने दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक कही कि नेताओं को, मंत्रियों को, विधायकों को अपने बेटों को राजनीति से दूर रखना चाहिए। ये बेटे बदनामी देते हैं, बेटों की वजह से बड़ी समस्या खड़ी होती है, और बेटे राजनीति में रहेंगे तो फिर आपकी राजनीति को नुकसान पहुंचाएंगे। अब मैं सोच रहा था कि वैभव गहलोत क्या सोच रहे होंगे पिताजी की इन बातों को सुनकर, जिन्होंने आरसीए का अध्यक्ष बनाने के लिए डूडी के खिलाफ जयपुर की सड़कों पर पुलिस की पूरी फोर्स उतार दी थी, और उसके बाद भी कांग्रेस में वो सक्रिय हैं और पिता पुत्र कई जगह प्रदर्शनों में या फिर सभाओं में साथ जाते हैं। मगर ठीक है, अपना कोई नहीं देखता है, दूसरे का देखना लाजमी है। एक बात और उन्होंने कही कि देश के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहकर ठीक नहीं किया है। बातचीत कर रहा है पाकिस्तान तो दलाली नहीं कर रहा है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान दलाली ही कर रहा है, क्योंकि अमेरिका कहा पाकिस्तान को कि तुम बात करो ईरान से, इसलिए वो बात करने लगा। तो ये दलाली ही तो होती है। अपनी हैसियत की वजह से आप मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा रहे हैं तो फिर दलाली ही कर रहे हैं। तो पता नहीं उन्हें क्यों बुरा लगा पाकिस्तान को दलाल कहना, पर इन दो बातों पर अपनी राय रखा अशोक गहलोत ने। इधर हनुमान बेनीवाल के पावर पार्टी दिल्ली के लीला पैलेस में दिखाई दिया, जहां पर 100 से ज्यादा विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री, पदाधिकारी और सेलिब्रिटी शामिल हुए। बेटे आशुतोष के जन्मदिन का वो मौका होता है जब हर साल हनुमान बेनीवाल ये दिखाते हैं राजस्थान की राजनीति में कि किस तरह से दिल्ली में सभी दलों में अपनी वो पकड़ मजबूत रखते हैं। और ये सारे मंत्री हैं, मोदी सरकार में सांसद हैं, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता क्यों नहीं गए थे। संजना जाटव भी गई थी, या फिर इमरान मसूद भी गए थे, बहुत सारे नेता गए थे, मगर जितनी बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री गए, राजस्थान से बीजेपी के सांसद गए, नितिन गडकरी भी दिखाई दे रहे थे, गजन सिंह शेखावत भी दिखाई दे रहे थे, तो चर्चाएं चल निकली है क्या हनुमान बेनीवाल भले ही बीजेपी पर ज्यादा अटैक करते हैं, मगर उनकी दोस्ती बीजेपी में ज्यादा गहरी है। कांग्रेसियों को हनुमान बेनीवाल से डर लगता है। ये बात हमने हनुमान बेनीवाल से पूछी कि कांग्रेसी क्यों नहीं नजर आ रहे थे ज्यादा। उन्होंने कहा कि मैंने सबको लगातार 3 साल बुलाया, सचिन पायलट को, अशोक गहलोत को, ये आते ही नहीं है तो इस बार हमने बुलाया ही नहीं। सही भी है, हर बार जाकर बुलाओ और कोई ना आए तो कब तक बुलाओ। मगर हनुमान बेनीवाल अपने समर्थकों के बीच एक संदेश देते हैं कि तुम्हारा नेता भले ही अकेला हो, मजबूत है, दिल्ली में उसकी राष्ट्रीय पकड़ है, क्योंकि दक्षिण भारत से भी बड़ी संख्या में सांसद और केंद्रीय मंत्री उनके बेटे आशुतोष के जन्मदिन में शामिल हुए।
ये उनके समर्थकों के लिए एक मौका था कि जिसे लोग अकेला सांसद कहकर मजाक उड़ाते हैं, उसकी पकड़ राष्ट्रीय राजनीति में भी मजबूत है। अगर संगठन यहां मजबूत हो तो फिर ये स्थानीय राजनीति में भी कमाल कर सकते हैं। अब किस तरह से करते हैं पता नहीं। जो बार बार परिवार में बिखराव को लेकर अटैक करते रहते हैं, भाई भी इनके साथ, इनके छोटे भाई कंधे से कंधा मिलाकर बेटे आशुतोष के जन्मदिन के मौके पर खड़े नजर आए। तो यह भी एक दिखाई दिया कि पार्टी के अलावा परिवार में कोई बिखराव नहीं है जिसकी बातें कही जाती है। बहुत सारे कार्यकर्ता भी शामिल हुए। फांसी तारा होटल में हनुमान बेनीवाल के पार्टी देना अपने आप में हमेशा चर्चा का विषय रहता है और ये इनका एक सालाना कार्यक्रम है। पता नहीं दिल्ली में ना होते तो राजस्थान में देते या न देते, पर दिल्ली में जब सांसद हैं तो इस तरह की पार्टियां दिया करते हैं। एक और खबर जो सरसरी निगाहों से हमारे सामने से गुजरी, क्या आजकल लड़कियों को ज्यादा गुस्सा आता है? पता नहीं। हम देख रहे थे हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में एक छात्रा इस बात से नाराज हो गई कि राज्यपाल ने हमें डिग्री क्यों नहीं दिया और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा क्यों दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, ये छात्रा ने अपमान किया है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, राज्यपाल ने अपमान किया है। राज्यपाल अगर इतने देर तक ये समझाते रहे कि अकबर महान नहीं था, मीना बाजार लगाता था और किस तरह से मुगल जो हैं वो अच्छे नहीं थे, ऐसे में इस लड़की को गुस्सा आ गया और वो गुस्सा हो गई। अब अपने अपने तरीके हैं कहने का, मगर देखिए किस तरह से वो नाराज हुई है। और दूसरी लड़की ये है कि ये कहीं जा रही थी, बुलेट वाले से टच हो गया, उसके बाद किस तरह से बुलेट को तोड़ रही है। अब वो बेचारा हाथ जोड़े हुए है, पीछे पुलिस वाले भी दिखाई दे रहे हैं, मगर इस लड़की के गुस्से के आगे लड़के की न चल रही है न पुलिस वाले की चल रही है, वो हाथ ही जोड़े जा रहा है। क्या वाकई में लड़कियों को ज्यादा गुस्सा आता है? पता नहीं, ये जेंडर बायस हो जाएगा कहना। पर ये जो दो वीडियो आए हैं उसे लेकर सोशल मीडिया में चर्चे हो रहे हैं। इधर बेरोजगारों को लेकर भी बहुत सारे प्रतिक्रिया आई। कल जिस तरह से हमने कहा था कि हमारी बात तो आपने कही नहीं, हमारी बात तो कही नहीं, मेरिट प्लस बोनस को लेकर आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के सामने गुहार लगाने लगे। दूसरा पक्ष कह रहा है कि नहीं, मेरिट पे ही होना चाहिए। 2022 सीट परीक्षा में जो सफल हुए हैं हाईकोर्ट से, जिनके पक्ष में आदेश आया है, वो कह रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हम नौकरी नहीं पा रहे हैं। कुछ जो बेरोजगारों के हक के लिए लड़ रहे हैं वो कह रहे हैं कि सीईटी राजस्थान में समाप्त नहीं हो रहा है, कॉमन इंट्रेंस टेस्ट का कोई मतलब नहीं है, ये 2-3 राज्यों में लागू है, पूरे देश में फेल हो चुका है, इसे खत्म करके राजस्थान में कोई दूसरे फॉर्मूले पर काम करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारों को जल्दी नौकरी मिले। इधर जो विवाद हुआ था कि 10,000 नौकरियां निकलनी थी विभिन्न पदों पर शिक्षा विभाग में, वो एक घोटाला है और अधिकारियों ने कैसे घोटाला करके सीएम को गुमराह किया और सीएम से कैलेंडर जारी करा लिया। भजन लाल शर्मा को ध्यान रखना होगा कि अधिकारियों से बचें। यही मरवा दिए थे बाकी मुख्यमंत्रियों को, यही मरवा देंगे आपको भी। आप किसी कागज को पेश करने जाते हो जनता के सामने अधिकारियों के तैयार किए हुए, तो उसे बार बार चेक करो, वरना ये तो किसी के नहीं है, जिसकी सरकार आए उसके हैं। नुकसान तो आपका होगा, भले ही आपने अच्छा कदम उठाया कैलेंडर जारी करके, जिसकी मांग हम अशोक गहलोत सरकार में 5 साल करते रहे, किसी ने सुनवाई नहीं की, मगर इस कैलेंडर में फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।